गुड मॉर्निंग क्लास। चलो, तो मैथ्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर की सीरीज़ में अभी हम लोग ये वाला वीडियो है, इसमें कवर करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो भी है। और एक और वीडियो में हम लोग सारे के सारे जितने भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे कवर करेंगे। ठीक, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो सबसे पहले देखो क्या होता है कि अगर कोई भी नंबर सीरीज़ लिखी हुई है ना, नंबर सीरीज़ मतलब जिसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं वन आफ्टर दी अनदर, तो वो सीरीज़ दो टाइप की हो सकती है। ठीक, एक हो सकती है फाइनाइट सीरीज़, दूसरी हो सकती है इनफाइनाइट सीरीज़। अब देखो, फाइनाइट सीरीज़ में का मतलब क्या होगा, जैसे मान लो कि अगर तुमको पता है ये नंबर लिखा हुआ 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करते 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 अगर ये नंबर मान लो 70 तक लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये सीरीज़ कहीं ना कहीं जाके रुक जा रही है। ये एग्जांपल हो गया, ये सीरीज़ जा करके रुक जा रही है। इसका लास्ट टर्म तुमको पता है, ये जो है ना, ये क्या है, ये सीरीज़ का लास्ट टर्म है। और अगर मान लो कि ऐसे लिखा हुआ है कि 3 6 9 फिर 12 फिर 15 ऐसे करते 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 33 लिखा हुआ है, तो इसका भी लास्ट टर्म तुमको पता है। लास्ट टर्म का मतलब हो गया कि ये सीरीज़ ख़त्म कहाँ पे हो रही है। तो जिस सीरीज़ का लास्ट टर्म तुमको पता है वो हो गई फाइनाइट सीरीज़। ठीक, जिसका लास्ट टर्म तुमको पता है फाइनाइट होता है वो कहीं खत्म हो रही है। और इन्फाइनाइट सीरीज़ का मतलब क्या होगा, जैसे मान लो लिखा हुआ है 1 3 5 7 9 और ये सीरीज़ इनफाइनाइट तक चले जा रही है, तुमको पता नहीं कि इसका लास्ट टर्म कहाँ पे है। ठीक, तो ये हो गई इनफाइनाइट सीरीज़। जैसे अगर मान लो सीरीज़ यहाँ से स्टार्ट हुई -50, फिर -45, फिर -40, फिर -35, ऐसे करते 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 कहीं ज़ीरो आएगा, फिर 5, फिर 10, ये सीरीज़ भी इन्फाइनाइट तक चले जा रही है, वो हो जाएगा इन्फाइनाइट सीरीज़। अब देखो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसको बोलेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होने के लिए किसी भी सीरीज़ में दो चीज़ें होनी चाहिए। नंबर वन, फर्स्ट टर्म होना चाहिए उस सीरीज़ का, जो कि हर सीरीज़ का इन जनरल होगा। अब देखो, फर्स्ट टर्म जो होता है सीरीज़ का उसको डिनोट करते हैं ए से। ठीक, जैसे ए बी सी डी में कहाँ से शुरू होता है, ए बी सी डी शुरू होती है बेटा ए से, उस तरीके से फर्स्ट टर्म ए से। और दूसरी चीज़ है बेटा, वो होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, अब देखो कॉमन डिफरेंस क्या होता है। कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं। पहली बात, कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है अगर कोई सीरीज़ लिखी हुई है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ऐसे, जिसका फर्स्ट टर्म ए है, वो सीरीज़ ए से शुरू हो रही है, तो उसका अगला टर्म जो आएगा वो ए में, मतलब फर्स्ट टर्म में डी ऐड करने पे आएगा, मतलब उसका अगला टर्म ए प्लस डी होगा। ठीक, तो उसका नेक्स्ट वाला टर्म क्या होगा, अब ये सी फर्स्ट टर्म हो गया, सेकेंड टर्म हो गया, थर्ड टर्म क्या होगा, तो ए प्लस डी में, मतलब सेकेंड टर्म में फिर डी ऐड कर दो। ठीक, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, ए प्लस टू डी हो जाएगा। अब उसका अगला टर्म फिर उसमें डी ऐड कर दो, तो ए प्लस टू डी, तो ये थर्ड टर्म हो गया था, इसमें फिर डी ऐड कर दो, तो ये ऐसे चलता चला जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, देखो ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया, ये फोर्थ टर्म हो गया। ठीक है, तो ये एक सीरीज़ हो गई ए पी। अब ए पी का मतलब क्या हो गया कि हर कॉन्सिक्यूटिव टर्म में, मतलब हर नेक्स्ट टू नेक्स्ट टर्म में एक फिक्स फाइनाइट वैल्यू का डिफरेंस होगा। कौन सी वैल्यू का बेटा, तो सब में डी का डिफरेंस है, प्लस डी, है ना। डिफरेंस कैसे निकालोगे, फोर्थ में से थर्ड माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा प्लस डी, है ना। थर्ड में से सेकंड माइनस करोगे तो भी आंसर डी आएगा। तो एपी का मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट टर्म होना चाहिए, फर्स्ट टर्म होना चाहिए, और बेटा हर सक्सेसिव टर्म, जो टर्म आगे है उसका, जब तुम उसके जस्ट पिछले वाले टर्म में डिफरेंस निकालोगे तो जो आंसर आएगा वो बेटा सेम आना चाहिए। मतलब कि अगर तुम फॉर एग्जांपल फोर्थ टर्म में से माइनस करोगे थर्ड टर्म को, तो जो आंसर आएगा बेटा वो सेम होना चाहिए जब तुम थर्ड को माइनस कर रहे हो सेकंड से, या फिर जब तुम सेकंड टर्म को माइनस कर रहे हो फर्स्ट टर्म से, या फिर कोई भी दो कंसिक्यूटिव टर्म में अगर अगला वाला टर्म, अगर मान लो कोई टर्म है यन वाला, nth टर्म है, तो उसमें से उसका जस्ट पहले वाला टर्म माइनस करोगे ना, तो ये सब क्या देगा बेटा, ये डी की वैल्यू देगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे देखो, आगे क्या है, ये हो गया तुम्हारा एपी का, इस तरीके से एपी लिख देंगे। अब ध्यान समझो, ये जो चीज़ लिखी हुई है ऊपर ना, ये जो ऊपर में चीज़ लिखी हुई है बाबू, देखो फर्स्ट टर्म तुम क्या लिखे थे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ऐसे बहुत सारे टर्म्स होंगे। तो ऐसे करते 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 मान लो एक जनरल टर्म, एक जनरल टर्म बेटा जिसको हम nth टर्म बोलते हैं, मान लो कोई जनरल टर्म है जिसको n बोल दिए, कोई वेरिएबल टर्म, एक जनरल टर्म। देखो फर्स्ट टर्म में क्या था, फर्स्ट टर्म में डी नहीं था, देखो यहाँ पे ऊपर जो लिखा है फर्स्ट टर्म में डी नहीं है, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, ए प्लस ज़ीरो इंटू डी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि डी नहीं है तो ज़ीरो इंटू डी हो गया। सेकेंड टर्म में देखो, सेकेंड टर्म में ए प्लस डी लिखा हुआ था, तो सेकेंड टर्म को तुम ए प्लस
1d लिख सकते हो, 1 इंटू डी डी आ जाएगा। वैसे थर्ड टर्म में देखो यहाँ पे a प्लस डी मतलब a प्लस 2d लिखा हुआ है, तो तुम उसको क्या लिख सकते हो, a प्लस 2d। फोर्थ टर्म में देखो क्या लिखा हुआ है, a प्लस 2d प्लस डी मतलब a प्लस 3d है ये, तो a प्लस 3d फोर्थ टर्म है। इसको थोड़ा और तमीज से देखोगे तो ये ऐसे लिखा हुआ है, a प्लस 0 को 1 माइनस 1 लिख सकते हैं इंटू डी। सेकेंड में a प्लस 1 को 2 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। वैसे ही इस वाले में a प्लस 2 को 3 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं, और इसमें a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। देखो चल क्या रहा है ना, चल ये रहा है कि जो टर्म है बेटा उसी टर्म में से माइनस घटा हुआ है। देखो ये सेकेंड टर्म था ना, तो डी के बगल वाला जो 1 घटा है बेटा वो 2 में से घटा हुआ है। देखो ये थर्ड टर्म था, तो डी के बगल में 3 में से 1 घटा हुआ है। ये फोर्थ टर्म था, तो डी के बगल में 4 से 1 घटा हुआ है। ए सब में है। तो अगर तुमको इसका एक जनरल टर्म लिखना हुआ, इसका जनरल टर्म कैसे लिखोगे, देखो सब में ए दिखाई दे रहा है, तो क्योंकि सब में ए है तो जनरल टर्म में भी ए आएगा और प्लस भी आएगा, उसके बाद डी भी आएगा। लेकिन डी आने के साथ साथ एक घटेगा भी बेटा। अब एक किस में से घटेगा, देखो फर्स्ट टर्म में 1 से घटा ए, सेकेंड टर्म में 2 से ए घटा है बेटा, थर्ड टर्म में 3 से ए घटा है, फोर्थ टर्म में 4 से ए घटा है, तो nth टर्म में n से ए घट जाएगा। तो ये तुम्हारा nth टर्म हो गया किसी भी एपी का। यही तुम्हारा एपी का पहला फॉर्मूला है nth टर्म निकालने का। मतलब कि अगर कोई एपी है बेटा जिसका फर्स्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म बाबू ए दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है डी। डी का मतलब कि डी डी का डिफरेंस है, हर अगले टर्म से पिछले टर्म को घटाओगे तो उसका बेटा nth टर्म जो होगा, मतलब nवां टर्म, एक जनरल टर्म, वो क्या होगा, देखो उसको tn से भी दिखाया जाता है nth टर्म, या फिर उसको बेटा an से भी दिखाया जाता है। a का मतलब फर्स्ट टर्म, लेकिन नीचे n लग गया तो nth टर्म। इसका फॉर्मूला बाबू क्या होता है, तो a मतलब फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, एक बात मेरी ध्यान से समझना है यहाँ पे, ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया पहला इस चैप्टर का। देखो ध्यान से क्या समझना है, दो चीज़ों में अंतर समझो। देखो यन क्या है और टी क्या है, टी क्या है और यन क्या है, दोनों में अंतर समझो। देखो टी जो होता है ना, वो ये होता है कि जो तुम nth टर्म की बात कर रहे उसकी वैल्यू कितनी है, मतलब कि द वैल्यू ऑफ nth टर्म, जिस टर्म की तुम बात कर रहे हो बेटा उस टर्म पे, मतलब जिस टर्म की बात कर रहे हो उस टर्म पे, उस एपी में उसकी कितनी वैल्यू है, अभी हम समझा रहे हैं और अच्छे से। और यन का मतलब हो गया विच टर्म, मतलब कौन से टर्म की बात कर रहे हैं हम। जैसे अगर मान लो एक एपी लिखी हुई है बाबू, ये एपी ऐसे लिखी हुई है, मान लो कि 3 लिखा हुआ है, फिर 5 लिखा हुआ है, फिर 7 है, 9 है, ऐसे करते 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 और आगे ले चलो 11, 13, 15। ठीक है, अगर हम तुमसे बोले बेटा 6th टर्म, इस एपी का 6th टर्म क्या होगा, तो तुम बोलोगे सर इस एपी का 6th टर्म क्या होगा। तो देखो ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ, 5, 6, तो बेटा ये 13 जो है ना ये 6th टर्म हो गया। ठीक, तो पहले क्वेश्चन हम क्या कहते हैं कि इस एपी का 6th टर्म कौन सा है, मतलब इसी को यन की वैल्यू कहते हैं, 6th टर्म। ठीक, ये हो गया यन। जब पूछे कोई टर्म, तो जो टर्म पूछ रहा है वो यन की वैल्यू हो गई, और उस टर्म की 6th टर्म की जो वैल्यू है बेटा वो किसकी वैल्यू हो गई, तो वो टी की वैल्यू हो गई। मतलब एपी में जो नंबर लिखा होगा उस टर्म पे वो टी की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, चलो अब आगे देखो, ये हो गया तुम्हारा एपी का बेसिक। और अगर मान लो तुमसे ऐसे पूछा जाए कि क्या कहते हैं, अगर मान लो एक क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि कोई एपी दिया रहेगा, उसका कॉमन डिफरेंस दिया रहेगा, कॉमन डिफरेंस मतलब डी की वैल्यू, डी कॉमन डिफरेंस है, और फर्स्ट टर्म दिया रहेगा, उसका कोई टर्म पूछेगा 6वां 7वां 8वां, तो मतलब कि एन की वैल्यू 6, 7, 8 दी हुई है, तुमको टी निकालने के लिए बोलेगा, या फिर ए एन। ध्यान रखना फिर से बता रहे टी और ए एन दोनों एक ही चीज़ होती है। चलो आगे देखो, अगर मान लो हम तुमको एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, छोटा सा एग्जांपल अगर मान लो दिया हुआ है कि अगर मान लो किसी एपी का है द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस
ऑफ एन ए पी आर 6 and -1 respectively. Find its 18th term. देखो क्वेश्चन में क्या है बेटा, क्वेश्चन में है कि किसी एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो 6 दिया हुआ है, मतलब कि ए की वैल्यू बाबू 6 दी हुई है और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू -1 है, डी की वैल्यू -1 है। अब देखो डी की वैल्यू -1 का मतलब क्या होता है कि वो सीरीज़ धीरे धीरे घटती चली जा रही है ना। फर्स्ट टर्म ए दिया हुआ है और डी -1 देने का मतलब है कि सीरीज़ घटती जा रही है। डी की वैल्यू प्लस अगर पॉजिटिव है बेटा तो मतलब सीरीज़ में उतना वैल्यू, हर टर्म में उतना वैल्यू ऐड होता जा रहा है, और डी की वैल्यू निगेटिव होने का मतलब क्या है कि उतना वैल्यू घटते चला जा रहा है। तो तुम चाहो तो सीरीज़ भी बना सकते हो या फिर डायरेक्ट 18th टर्म निकाल सकते हो। 18th टर्म निकालने का मतलब क्या है, तुमको n बराबर 18 दिया हुआ है और 18th टर्म का वैल्यू पूछ रहा है, मतलब तुमसे T18 पूछ रहा है। आ रही बात समझ में? ठीक, देखो हम एक बार ऐसी सीरीज़ लिख दे रहे हैं ना। देखो A6 है, अगले टर्म में से डी की वैल्यू -1 है, मतलब अगले टर्म में से एक घट जाएगा तो अगला टर्म 5 हो जाएगा, फिर अगले टर्म में फिर एक घट जाएगा 4 3 2 1, ये एक घटते घटते 0, ऐसे करते करते सीरीज घटती चली जाएगी। अब देखो फॉर्मूले से निकालते हैं ना टी एन की वैल्यू। तुमको पता है वी नो दैट शॉर्ट में लिख रहा है, तुम एग्जाम में फुल लिखना। क्या है कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या बनता है बेटा, टी एन बराबर क्या बनता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। टी एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, टी एन की वैल्यू नहीं दे रखी है, तुमको टी एन की वैल्यू निकालनी है, मतलब T18 तुमको निकालना है बेटा। ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म देखो 6 दे रखा है यहाँ पे, तो रखोगे 6 प्लस ब्रैकेट में n की वैल्यू 18 दे रखी है -1, डी की वैल्यू -1, तो डी की वैल्यू भी -1। ठीक, इसको तुम सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। देखो 6 रख दो यहाँ पे, उसके बाद प्लस 18 में से 1 जाएगा, 17 बचेगा और इनटू में -1 यहाँ पड़ा हुआ है। अब देखो 6, देखो 17 पॉजिटिव है, -1 निगेटिव है, प्लस और माइनस का बेटा यहाँ गुणा करोगे आपस में तो माइनस हो जाएगा, और उसके बाद 17 का 1 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो 17 आ जाएगा। अब 17 में 6 घटा दोगे, आंसर -11 आ जाएगा। तो इसका 18 मतलब T18 की वैल्यू -11 आ गई। T18 की वैल्यू -11 का मतलब क्या है कि जो इस AP का 18वां टर्म है उसकी वैल्यू -11 है। जो इस AP का 18वां टर्म है उसकी वैल्यू -11, मतलब द 18th term of the AP is -11। ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, चलो अब देखो जो अगला टॉपिक है तुम्हारे इसमें ना, वो बेटा सम के ऊपर है। जैसे AP ऐसे तुमको दिया रहेगा और तुमसे बोलेगा, अभी तुमसे टर्म निकालने के लिए कह रहा था कि 10वां 11वां 12वां 18वां टर्म फाइंड करिए। अब तुमसे बोलेगा कि आप 10 टर्म तक का सम निकालिए, 3 टर्म तक का सम निकालिए, 4 टर्म्स तक का सम निकालिए। मतलब अगर बोले 3 टर्म तक का सम इस एपी में निकालने के लिए तो क्या करोगे, ये तीनों जोड़ दोगे। 5 का निकालने के लिए बोले तो 1 2 3 4 5 टर्म तक जोड़ दोगे। लेकिन अगर वही तुमसे बोलते 500 टर्म का तक का निकालिए तो जोड़ते रह जाओगे। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है बेटा, है ना, क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। अब n टर्म तक क्यों, क्योंकि बेटा तुमको पता नहीं ना क्वेश्चन में 10वां पूछेगा, 20वां पूछेगा, 100वां पूछेगा, 1000वां पूछेगा, तो कोई जनरल टर्म तक का सम कर देंगे। जनरल टर्म मतलब n तक मान लेंगे, और जहाँ तक क्वेश्चन में बोलेगा n की जगह उसकी वैल्यू रख देंगे। देखो ये फार्मूला क्या होता है, फार्मूला क्या होता है बेटा, तो फार्मूला होता है, देखो इसके दो फार्मूले होते हैं ना। एक होता है जब सीरीज़ फाइनाइट हो, मतलब तुमको पता हो कि सीरीज़ कहाँ पे ख़त्म हो रही है, मतलब लास्ट टर्म दिया हो। एक होता है फाइनाइट सीरीज़, पहले इनफाइनाइट कर लेते हैं अगर सीरीज़ इनफाइनाइट है तो। एक है इनफाइनाइट सीरीज़ के लिए फॉर्मूला, दूसरा बेटा फाइनाइट सीरीज़ के लिए। फाइनाइट सीरीज में देखो, इनफाइनाइट सीरीज में तुमको क्या क्या दिया रहेगा बेटा, तुमको दिया रहेगा फर्स्ट टर्म पता रहेगा तुमको, मतलब ए की वैल्यू, और बेटा किस टर्म तक का सम निकालना है, मतलब जनरल टर्म मतलब तुमको n दिया रहेगा किस टर्म तक का सम, और तुमको कॉमन डिफरेंस दिया रहेगा, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू मतलब डी दिया रहेगा। तुमसे क्या निकालना रहेगा, देखो सम को बेटा एस से डिनोट करते हैं, और n टर्म तक का सम निकालना है तो SN। SN का मतलब क्या हो गया, समेशन ऑफ n टर्म्स, मतलब n टर्म तक का सम। n क्या है, कोई जनरल टर्म है जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी रहेगी, तुमको SN निकालने के लिए पूछेगा।
और फाइनाइट सीरीज़ में क्या होगा बेटा, देखो फाइनाइट सीरीज़ में तुमको ये इजी होता है थोड़ा सा। फाइनाइट सीरीज में तुमको फर्स्ट टर्म दिया रहेगा मतलब ए, और क्योंकि ये फाइनाइट है इसलिए इसका लास्ट टर्म भी तुमको पता रहेगा, क्योंकि सीरीज़ ख़त्म होगी ना बेटा कहीं ना कहीं, इनफाइनाइट तो है नहीं। लास्ट टर्म मतलब एल दिया रहेगा, ठीक है। और तुमको कहाँ तक का सम निकालना है इस सीरीज़ में, मतलब दिखा रहेगा कि सीरीज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे आगे बढ़ते 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 मान लो 1000 पे ख़त्म हो रही है, तुम इसके 20 टर्म तक का सम निकालो। तो मतलब इसमें भी जनरल टर्म दिया रहेगा GENE, अरे जनरल टर्म इसमें भी दिया रहेगा बेटा मतलब एन, और इसमें तुमसे SN पूछेगा। देखो फार्मूला क्या बनता है, फार्मूला बनता है इसमें सम का फार्मूला बनेगा बेटा SN बराबर n/2 बड़े से ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये है इनफाइनाइट सीरीज़ के लिए, और फाइनाइट सीरीज़ के लिए फॉर्मूला बनेगा SN बराबर n/2, इसमें भी रहेगा बस इसमें a प्लस एल हो जाएगा, ठीक है। असल में ये फाइनाइट वाला फॉर्मूला इसी से आता है, प्रूविंग बाद में करेंगे, अभी पेपर का टाइम है तो डायरेक्ट समझो। ये SN क्या हो गया बेटा, SN हो गया सम निकालने के लिए इनफाइनाइट सीरीज़ का, और ये हो गया बेटा फाइनाइट सीरीज़ का, जब तुमको लास्ट टर्म पता रहे, ठीक। अब एक और बात समझो, AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बेटा एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी हम उसको रेड कलर से करवा रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, समझो। इससे ये जो प्रॉपर्टी हम कराने जा रहे हैं ना बेटा, ये 11th क्लास में बहुत ज़्यादा काम आएगी, मतलब हायर मैथमेटिक्स से काम आती है, कई छोटे क्वेश्चन में इस प्रॉपर्टी का यूज़ होता है। प्रॉपर्टी क्या है बेटा, देखो अगर 3 नंबर्स, इफ़ 3 नंबर्स A, B and C are in AP, अगर बेटा 3 नंबर A, B और C AP में हैं और तीनों लगातार आ रहे हैं, मतलब ABC AP का मतलब क्या है कि पहले सीरीज़ में A होगा फिर सीरीज़ में B हो, AP में क्या होगा, AP में बेटा पहले सीरीज़ में A आया होगा फिर उसके जस्ट बाद B आया होगा फिर उसके जस्ट बाद C आया होगा। तो बेटा ABC में एक रिलेशन बनता है ना, ABC में रिलेशन बनता है। पहली बात रिलेशन क्या होता है, B बराबर A प्लस C/2, रिलेशन ये होता है जो कि तुमको याद होना चाहिए, रिलेशन बेटा ये होता है जो कि तुमको याद होना चाहिए। और इससे रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी तुमको पता होना चाहिए कि बेटा जो B होता है ना, B को देखो क्या कहा जाता है, B जो होता है B इज कॉल्ड द अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन ऑफ A एंड C। देखो पहली बात तो ये समझो, सुनो ध्यान से, पहली बात तो ये है कि जो फार्मूला बनता है अगर ABC 3 नंबर AP में है, जस्ट एक के बाद एक आ रहा है कॉन्सिक्यूटिव नंबर से AP में, तो B बराबर मतलब बीच वाला जो नंबर है B, इस B बराबर बेटा होता है क्या, A प्लस C/2, और B को बोलते हैं बेटा अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन बोलते हैं किसका, A और C का। ये बात तुम याद रखोगे, ठीक। ये क्लियर हो गया। अब समझो एक और फार्मूला देख लो AB में जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, आने क्वेश्चन उस पर 100% आएगा। देखो मतलब श्योर है क्योंकि हर साल की मतलब सेट में मिल ही जाता है, 3 सेट बनेंगे किसी न किसी सेट में मिल ही जाना है। देखो क्या होता है कि अगर कोई सीरीज़ है ना, अगर कोई सीरीज़ उसमें बेटा ऐसे लिखा हुआ है, मतलब फर्स्ट टर्म है A, फिर अगला टर्म है A प्लस D, फिर उसके बाद A प्लस 2D होगा, A प्लस 3D होगा, है मतलब D ऐड होते थे। फिर बेटा एक इसका जनरल टर्म होगा, जनरल टर्म का क्या होगा, A प्लस कोई nth टर्म क्या होगा बेटा, A प्लस n-1 इंटू D होगा, ठीक। अब एकदम ध्यान से मेरी बात को समझना, nth टर्म के पहले बाबू, nth टर्म के जस्ट पहले एक टर्म होगा, ये तो nth टर्म है फॉर्मूला तुमको पता ही, इसके जस्ट पहले कौन सा टर्म होगा, n-1th टर्म होगा। अब n-1th टर्म का मतलब समझो, जैसे कि अगर मान लो ये इस सीरीज़ का फॉर एग्जांपल अगर ये वाला टर्म इस सीरीज़ का 22वां टर्म है तो इसके जस्ट पहले 21वां टर्म होगा। तो 21 कैसे आया, 22 में से एक घटा दिए, उसके जस्ट पहले है तो ऑब्वियसली बात है एक घटाएंगे, तो ये n-1th टर्म हो जाएगा। अब देखो एक फार्मूला बनता है, फार्मूला क्या बनता है कि इफ़, पहले देखो फार्मूला हम लिख दे रहे हैं उसके बाद तुम जो है समझते रहना। अगर किसी भी सीरीज़ के n तक के सम में से, n टर्म्स तक के सम में से, ये कोई AP है बेटा, इस AP के n टर्म्स तक के सम में से
तुम n-1 टर्म्स तक का सम घटा देते हो। समझना, किसी AP के n टर्म्स तक के सम में से n-1 टर्म्स तक का सम घटा देते हो, तो बेटा वो जो आंसर आता है ना वो nth टर्म आ जाता है, मतलब n वां टर्म आ जाता है। ये फॉर्मूला तो हम अभी समझा रहे हैं, इसको तुम याद रखो। चलो देखो बेटा, अब इसी पे एक एग्जांपल लेकर के समझ लेते हैं ना। अगर मान लो कोई सीरीज़ है, ऐसे लिखा हुआ है 1, एग्जांपल लेते हैं, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और बेटा 9 है। ठीक, ये सीरीज़ क्या बोलती है बेटा, कितने टर्म है पहले देख, 1 2 3 4 5 टर्म है, तो ये फिफ्थ टर्म हो गया। ये कौन सा टर्म हो गया बेटा, ये फोर्थ टर्म हो गया। तो ये क्वेश्चन, अरे फॉर्मूला ये कहता है कि अगर आप किसी सीरीज़ का 5 टर्म तक जोड़ दें, मतलब n टर्म तक, मतलब 5 टर्म जोड़ दें और उसमें से 4 टर्म तक का सम घटा दें, तो क्या बचेगा। कॉमन सेंस की बात है, 5वां टर्म बच जाएगा, 5वां टर्म की जो वैल्यू है वो बच जाएगी, यही बात है। अब इसको करके भी देख लो, कैसे करके देख लो, 5 टर्म तक का सम निकाल लो यहाँ से। देखो 9 1 10, 10 20 5 25 आ रहा है, मतलब 5 टर्म तक का तो सारे को जोड़ दिए तो 25 आ गया। 4 टर्म तक का सम, मतलब यहाँ तक का सम निकाल लो, तो 8 दूनी 16 आ गया, है ना। अब सीरीज़ क्या कहती है कि अगर आप S5 में से S4 घटाएंगे तो T5 आना चाहिए, मतलब 5 टर्म्स तक के सम में से 4 टर्म्स तक का सम घटाएंगे तो 5वां टर्म आना चाहिए। तो देख लो आ रहा है क्या, मतलब 25 में 16 घटाओ, 25 में 16 घटाओ, कितना आना चाहिए बेटा, 5वां टर्म आना चाहिए, मतलब 9 आना चाहिए। देखो आ रहा है, तो 15 में से 6 गया 9, हाँ बेटा 9 आ रहा है, देख लो। ठीक है, तो मतलब ये फॉर्मूला तुम याद रखना, इस फॉर्मूले में भी क्वेश्चंस बन सकते हैं और कभी कभी प्रूफ करने के लिए भी आएगा। तो प्रूफ करने के लिए तुम ध्यान रखना दोनों फार्मूले के लिए जो वैल्यू है। Sn की वैल्यू क्या है बेटा, Sn की वैल्यू ऊपर लिखवा दी, ये Sn की वैल्यू होती है n टर्म्स तक का सम। अगर n-1 के लिए निकालना होगा तो n के जगह पे n-1 रख देंगे, ठीक है। और Tn की वैल्यू बेटा हम ऊपर लिखवा दिए यहाँ पे। ठीक, तो चलो अभी मिलेंगे अगले वीडियो में हम लोग। अभी हम लोग बेटा हाइट एंड डिस्टेंस का जितना भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो कवर कर लेंगे, स्टैटिस्टिक्स भी करेंगे बेटा, सर्कल भी करेंगे, क्वाड्रेटिक भी करेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे, सारा काम आज ही करेंगे। ठीक है, चलो तब तक के लिए मस्त रहो और रिवीजन करते रहो।